बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके अहल खाना अल्लाह पाक के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, कुर्लुस उस्मान एपिसोड नंबर 105 पार्ट 1 का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है। मार मराचिक किले का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, क्योंकि उस्मान साहब और उनके सिपाहियों ने बहुत ही बहादुरी के साथ मार मराचिक किले को फतह किया होता है। हर शख्स किसी न किसी काम में मसरूफ दिखाई देता है, क्योंकि उस्मान साहब के कहने पर यानी शहर के बहुत से लोग मार मराचिक किले में आ जाते हैं और फिर इस किले को अपनी सकाफत और अपने दीन के एतबार से सजाया जा रहा होता है। इसी दौरान जेर कोताई अपने साथी के हमरा कहके लगाते हुए एक बक्सा लेकर लारी पर रख रहे होते हैं और कहते हैं कि तुर्गुत साहब, अब से ये किला हमारा है। और उस सोने से भरे बक्से को रखते हुए कह रहे होते हैं कि ये खजाना भी अब हमारी मलकियत है, लिहाजा अब तो ये देखना होगा कि उस्मान साहब किसको इस किले की सरदारी बख्शते हैं, यानी कौन इस किले का सरदार बनेगा। फिर यही सवाल एक साथी जेरकुताई से पूछता है कि आपकी नज़र में कौन है वो शख्स जिसको उस्मान साहब इस किले की सरदारी देंगे। जेरकुताई अल्प तमाम तर अल्प की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरा ख्याल है कि उस्मान साहब तुर्गुत बे को ही चुनेंगे, क्योंकि तुर्गुत बे इस किले के लिए बेहतरीन इंतखाब है। क्योंकि तुर्गुत बे से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इस किले का कोई और हकदार हो भी सकता है, और उस्मान साहब को भी ऐसा ही महसूस होगा। तुर्गुत अल्प ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और जेर कुताई से पूछते हैं, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं इस किले का हकदार हूँ और उस्मान साहब मुझे इस किले का सरदार बना देंगे। जेर कुताई और वहां पर मौजूद बाकी तमाम तर अल्प कहते हैं कि हमारी नज़र में तो आप बेहतरीन इंतखाब हैं। जिस तरीके से आपने उस्मान साहब का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है और उसके साथ साथ आप में जो काबिलियत मौजूद है, हमें तो यही लगता है कि उस्मान साहब आप ही को चुनेंगे और हमें इस फैसले से कोई हैरानगी नहीं होगी। तुर्गुत अल्प जब ये बात सुनते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो तमाम तर अल्प की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की नज़र में मैं इस कदर काबिल हूँ कि मैं इस किले की सरदारी संभाल सकूँ। अभी ये बातचीत जारी होती है कि वो लालची बयंदर अपने गद्दार साथी के साथ वहां पर आ जाता है और उस बक्से को खोलकर हैरान हो जाता है। सोने की लालच में अंधा बेअंदर क्या बोलता चला जाता है उसको भी महसूस नहीं होता। वो माशाअल्लाह माशाअल्लाह कहता चला जाता है और कहता है कि इस सोने को देखकर जितनी मर्तबा माशाअल्लाह कहा जाए कम है, और उसके साथ साथ सोने की कोई ना कोई चीज़ उठाकर ये कहने लगता है कि मेरा ख्याल है कि उस्मान साहब के लिए ये सोना काफ़ी होगा, और फिर दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि कुछ सोना तुर्गुत बे को भी दे दिया जाएगा और बाकी का बचा हुआ सोना मेरे लिए काफ़ी होगा और यही तकसीम सबसे बेहतरीन रहेगी। उस्मान साहब के तमाम तर वफादार अल्प बेअंदर को बहुत अजीब अंदाज से देख रहे होते हैं कि ये शख्स कैसी अजीबो गरीब बातें करता चला जा रहा है। इतने में तुर्गुत बे उसको जवाब देते हुए कहते हैं कि पहले तो मुझे ये बताइए, जब उस्मान साहब यहाँ पर मौजूद नहीं और इस किस्म की बात करना मुनासिब भी नहीं, तो आप सोने की तकसीम को लेकर बात कैसे कर सकते हैं, और आप किस हैसियत से ये बात कर रहे हैं कि कितना सोना आपको दिया जाएगा, कितना मुझे और कितना उस्मान साहब अपने पास रखेंगे। बेअंदर जवाबन कहता है कि उस्मान साहब कहाँ हैं। तुर्गुत बे जवाबन कहते हैं कि उस्मान साहब कहाँ हैं ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये हक किसी को हासिल नहीं कि उस्मान साहब की गैर मौजूदगी में सोने की तकसीम की बात की जाए। बेअंदर जो कि लाजवाब हो गया होता है, वो बात को तब्दील करने की कोशिश करता है और कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, जब तक उस्मान साहब नहीं आते तब तक हम मिलकर बाकी तमाम तर चीज़ों का जायज़ा लेते हैं कि बाजार को कैसे सजाया जाएगा और अस्तबल वगैरह कहाँ होंगे, क्योंकि हमारे घोड़े बहुत ज़्यादा हैं। तुर्गुत बे जवाबन कहते हैं कि तुम्हारा इन तमाम तर कामों से कोई लेना देना नहीं, हम खुद ही देख लेंगे कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी नहीं, लिहाजा तुम इन तमाम तर मामलात से दूर रहो और सिर्फ उस काम की तरफ तवज्जो दो जिसमें तुम माहिर हो। यानी कि ताजिरों के साथ मिलकर हिकमत अमली तैयार देने के लिए जो तुमने एक निज़ाम कायम रखा है, तुम उसी में मसरूफ रहो तो बेहतर है। बेअंदर जवाबन कहता है, क्या मेरे अलावा कोई और नहीं जो इस काम को सर अंजाम दे, क्योंकि यहाँ पर बहुत से काम हैं जो हमें मिलजुल कर करने चाहिए। तुर्गुत बे जवाबन कहते हैं कि फ़िलहाल तुम्हारी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ क्या काम करना है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो मैं और मेरे सिपाही देख लेंगे, लिहाजा तुम वही करो जिस काम के तुम माहिर हो। ये कहते साथ ही तुर्गुत बे अपने सिपाहियों से कहते हैं कि चलो हमें बहुत से काम हैं जो करने हैं, और वहां से चले जाते हैं। तुर्गुत साहब के जाते ही बेअंदर ये कहने लगता है कि तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है मुझे मालूम नहीं, और उस्मान साहब भी यहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना, अगर तुम लोगों ने कोई भी ऐसा फैसला किया जो कि मेरे हक में बेहतर ना हुआ तो मैं इस किले को तबाह बर्बाद कर दूंगा। दूसरी तरफ उस्मान साहब को जंगल में घोड़े पर सवार दौड़ते हुए दिखाई दिया जा रहा होता है। इसके साथ ही मंजर तब्दील हो जाता है और यानी शहर का मंजर दिखाया जाता है, जहां मलहन खातून आयशा खातून के साथ मौजूद होती हैं
और मलहन खातून अल्लाह का शुक्र अदा कर रही होती हैं कि मेरे दोनों बच्चे काराचाइसर किले के लिए रवाना हो गए हैं। लिहाजा मैं इस हवाले से बहुत मुतमईन हूँ कि वो दोनों इकट्ठे ही काराचाइसर की तरफ गए हैं। आयशा खातून मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं कि एक भाई ही दूसरे भाई के कंधों का बोझ उठा सकता है, यानी कि उसकी मदद कर सकता है, और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो दोनों भाई आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहा करेंगे। ये बातें करते करते मलहन खातून और आयशा खातून बाहर की तरफ आ जाती हैं। वहां पर घोड़ा गाड़ी के ऊपर बहुत सा सामान लादा जा रहा होता है। मलहन खातून उलगन खातून से पूछती हैं, क्या तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं? उलगन खातून जवाबन कहती हैं कि जी हाँ, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ है, यानी कि वो तमाम तर सामान जो मार मराचिक किले की तरफ रवाना करना है वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद है और घोड़ा गाड़ी में लाद दिया गया है, और अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी चीज़ की कोई कमी मौजूद नहीं। फिर मलहन खातून अपने एक अल्प जो कि उस घोड़ा गाड़ी के ऊपर मौजूद होता है उसे कहती हैं कि निहायत एहतियात के साथ सफ़र करना। वो कहता है जैसा आपका हुक्म मलहन खातून। उसके बाद मलहन खातून परेशानी के आलम में कुछ आगे चली जाती हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ती हैं, आयशा और उलगन खातून उनके पीछे आती हैं। उलगन खातून मलहन खातून से पूछती हैं कि क्या मैं आपकी परेशानी की वजह जान सकती हूँ? क्या आपके परेशान होने की वजह ये तो नहीं कि अलाउद्दीन और उरहान बे फिलहाल आपकी आंखों से ओझल हैं, यानी कि दूर गए हुए हैं? मलहन खातून जवाबन कहती हैं कि नहीं, मेरी परेशानी की वजह ये नहीं, बल्कि ये है कि उस्मान साहब इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं मुझे ये मालूम नहीं। उन्होंने हमें मार मराचिक किले में बुलाया तो ज़रूर है, लेकिन वो खुद वहां पर मौजूद नहीं। लिहाजा मैं उनके हवाले से परेशान हूँ कि वो अकेले तन्हा कहाँ गए हैं, क्योंकि इस बात की खबर किसी को भी नहीं। दूसरी तरफ उस्मान साहब बिल्कुल अकेले अपने घोड़े के साथ कोपरू हसार किले को दूर खड़े देख रहे होते हैं और कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझसे ये कहा था कि इस दुनिया में कभी भी आसानी से हार मत मानना, और जिस रास्ते पर हम और हमारे बाद तुम चलने लगे हो इस रास्ते को कभी मत छोड़ना। और वो दिल ही दिल में इस बात का अज़म भी कर रहे होते हैं कि मेरा अगला हदफ कोपरू हसार किला है, और अपने वालिद की इन बातों को याद करने का मकसद यही होता है कि वो कभी भी ये मत भूलें कि जिस किले को उन्होंने फतह कर लिया है उसके बाद वो अपनी फतूहात का सिलसिला छोड़कर सकून से बैठ जाएंगे, बल्कि उनकी नज़र अब अगले किले यानी कि कोपरू हसार किले की तरफ है, और जब तक उस्मान साहब जिंदा रहेंगे वो अपनी फतूहात का सिलसिला जारी रखेंगे। उसके बाद उस्मान साहब चिल्लाते हुए कहते हैं कि मेरे मरे हुए साथियों, जिंदा होकर मेरे पास आ जाओ। दरअसल उस्मान साहब अपने कुछ साथियों को इशारा दे रहे होते हैं कि वो उस्मान साहब के पास आ जाएं, क्योंकि वो पहले से ही इसी जगह पर मौजूद होते हैं। फिर उस्मान साहब ये भी कहते हैं कि मेरे छुपे हुए सिपाहियों, अब मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम लोगों को देखना चाहता हूँ। उस्मान साहब का ये कहना होता है कि एक छोटे कद के अल्प यानी कि गोरबूज अल्प वहां पर आ जाते हैं, और वो उस्मान साहब की तरफ दौड़ते हुए कहते हैं कि मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। उसके बाद उस्मान साहब का हाथ पकड़ के उसका बोसा लेने की कोशिश करते हैं तो उस्मान साहब रोक देते हैं और गोरबूज से इस अंदाज से मिलते हैं जैसे कि एक दोस्त से मिला जाता है।